नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज की खबरों को समझने की इस कोशिश में सभी का स्वागत है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रिपोर्ट में नीचे की रैंक मिलना असल में एक अच्छी खबर हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प और उलझी हुई खबरों की परतें खोलेंगे। तो आज हम 5 खास हिस्सों में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट स्कोर कार्ड क्या कहता है, कौन-कौन से बड़े अवार्ड्स दिए गए, दुनिया में कौन से नए गठबंधन बन रहे हैं और हाँ, सेहत और भारत में हो रहे नए इनोवेशन पर भी नजर डालेंगे। हमने आज की सभी जरूरी घटनाओं को एक साथ पिरोया है ताकि इन्हें समझना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में है जहां कम स्कोर करना ही जीत है। अब ये कैसे हो सकता है, आइए पता लगाते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 9 यह है भारत की रैंक जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में। अब ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि कौन से देश मौसम की मार, मतलब कि भयानक तूफान, बाढ़ या सूखे से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस 9वें नंबर का आखिर मतलब क्या है? देखिए, पिछली रिपोर्ट में भारत की रैंक थी 8 और अब है 9। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के लिए लंबे समय का जो क्लाइमेट रिस्क है वो थोड़ा कम हुआ है। मतलब इस रैंकिंग में जितना नीचे जाएं उतना अच्छा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो बात और साफ होती है। सबसे ज्यादा रिस्क पर जो टॉप 3 देश हैं, डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास, उनकी तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। इससे हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है कि दुनिया के अलग-अलग कोने क्लाइमेट चेंज की इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ रैंकिंग की बात नहीं करती, ये पिछले करीब 30 सालों का एक चौंकाने वाला हिसाब भी देती है। दुनिया भर में 9,700 से ज्यादा मौसम से जुड़ी आपदाएं हुईं, करीब-करीब 8,32,000 जानें गईं और $4.5 ट्रिलियन का, जी हां, ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम आर्थिक नुकसान हुआ। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, तो क्लाइमेट के इन गंभीर बातों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स और सम्मान की। मतलब अब हम सेलिब्रेट करेंगे एक्सेलेंस को, लिटरेचर से लेकर गवर्नेंस तक। चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सवाल, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इन दोनों में क्या फर्क है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सिंपल है। बुकर प्राइज उन नॉवेल्स को मिलता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई हैं और इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन किताबों को दिया जाता है जिन्हें किसी और भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। और इस साल का बड़ा अवार्ड बुकर प्राइज मिला है डेविड सेजले को, उनके नॉवल फ्लैश के लिए। और ये जीत वाकई में ऐतिहासिक है क्योंकि वो हंगेरियन मूल के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। तो ये तो हुई लिटरेचर की बात। अब जरा जमीन से जुड़ते हैं और पानी की बात करते हैं। भारत में दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स की। इसमें पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए महाराष्ट्र को पहला प्राइज मिला है। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे पर हरियाणा रहे। ये अवार्ड्स असल में उन राज्यों की मेहनत को पहचान देते हैं जो पानी बचाने के लिए सच में कुछ कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की दुनिया में। यहां हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस से लेकर बड़ी-बड़ी डिप्लोमैटिक मीटिंग्स तक के। सबसे पहले इस नाम पर गौर कीजिए, विनबैक्स 2025। ये एक बहुत ही अहम मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है जो बताती है कि ये किन दो देशों के बीच है। तो विनबैक्स, VI से वियतनाम और IN से इंडिया, ये है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, मतलब दोनों देशों की सेनाओं के बीच का अभ्यास। इसका छठा एडिशन वियतनाम की राजधानी हनोई में हो रहा है और इसका मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक समझ को और मजबूत करना, जो इस पूरे इलाके की शांति के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, सिर्फ विनबैक्स ही नहीं, भारत लगातार दूसरे देशों के साथ भी ऐसे अभ्यास कर रहा है, जैसे इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, यूके के साथ कोंकण और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद। ये सब दिखाता है कि भारत की ग्लोबल मिलिट्री पार्टनरशिप कितनी तेजी से बढ़ रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ साथ डिप्लोमेसी भी उतनी ही जरूरी है ना? हाल ही में कनाडा में G7 की मीटिंग हुई। G7 मतलब दुनिया की 7 सबसे बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज।
इस मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए और उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और इंडिया यूके विजन 2035 जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की। चलिए अब मिलिट्री और डिप्लोमेसी से हटकर जरा हेल्थ सेक्टर पर फोकस करते हैं। यहां हमारे पास दो बहुत जरूरी खबरें हैं, एक स्पोर्ट्स की दुनिया से है और दूसरी एक ग्लोबल हेल्थ वार्निंग से जुड़ी है। अब खबर पर जाने से पहले एक बेसिक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर ये डोपिंग है क्या, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो डोपिंग का मतलब है ऐसे बैन किए गए सब्सटेंस का इस्तेमाल करना जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ये एक तरह से चीटिंग है जो फेयर प्ले के बिल्कुल खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए ही नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और WADA यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जैसी संस्थाएं काम करती हैं। और इसी डोपिंग का एक ताज़ा मामला सामने आया है। भारत की हैमर थ्रोवर मंजू बाला, जो 2024 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, उन्हें डोपिंग का दोषी पाए जाने पर नाडा ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। स्पोर्ट्स की दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी हेल्थ वार्निंग की बात करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए है। एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसका नाम है रिफ्ट वैली फीवर। एक वायरल बीमारी है जो पहली बार 1930 के दशक में केन्या में पाई गई थी। ये फैलता कैसे है? मच्छरों के काटने से या फिर किसी इन्फेक्टेड जानवर के कांटेक्ट में आने से। और अब WHO ने मॉरिटानिया और सेनेगल के लिए चेतावनी जारी की है क्योंकि ये वायरस वहां फैल रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे एक बेहतर भारत के लिए हो रहे इनोवेशन की और नजर डालेंगे एक बहुत बड़े नेशनल मिशन की यात्रा पर। स्वच्छ भारत मिशन की जो यात्रा रही है वो वाकई देखने लायक है। देखिए, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ। फिर 2021 में आया SBM अर्बन 2.0, जिसका फोकस था गार्बेज फ्री सिटीज यानी कचरा मुक्त शहर बनाना। और अब 2025 में DRAP प्रोग्राम के साथ लक्ष्य और भी बड़ा हो गया है। लक्ष्य है सितंबर 2026 तक देश में ज़ीरो डंप साइट्स, मतलब कचरे के जो बड़े बड़े पहाड़ शहरों में दिखते हैं उन्हें पूरी तरह खत्म करना। तो ये जो सफ़र है गलियों की सफाई से शुरू होकर पूरे के पूरे डंप साइट्स को ख़त्म करने तक का, ये कमाल की प्रोग्रेस दिखाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि एक वाकई सस्टेनेबल भविष्य के लिए हमारा अगला बड़ा इनोवेशन क्या होना चाहिए। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।